आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ये कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस किसको कहते हैं और ये बात प्रूव करेंगे कि हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। और फिर एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हमें एक सीक्वेंस दी हुई है, प्रूव ये करेंगे कि ये सीक्वेंस कंट्रैक्टिव है और इस रिज़ल्ट का इस्तेमाल करते हुए प्रूव हो जाएगा कि ये अगर कंट्रैक्टिव है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कंट्रैक्टिव सीक्वेंस की डेफिनेशन करना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन ये जहन में पैदा होता है, हम क्यों कंट्रैक्टिव सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। अगर हमें किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना हो तो हम उसकी डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर सीक्वेंस को बाय डेफिनेशन कन्वर्जेंट प्रूव करना इतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए हमने इससे पहले काफ़ी डिफरेंट मेथड्स सीखे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सीखा ये है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक और बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होती है। यानी हम बजाय इसके कि किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए उसकी डेफिनेशन का इस्तेमाल करें, अगर हम उसे मोनोटॉनिक और बाउंडेड प्रूव कर पाएँ तो वो कन्वर्जेंट प्रूव हो जाती है। मिसाल के तौर पे हम इससे पहले सीख चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स कॉशी हो तो वो यकीनन कन्वर्जेंट होती है। तो अगर हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हो और हमने उसे कन्वर्जेंट प्रूफ करना हो तो बजाय इसके कि हम उसको डेफिनेशन से कन्वर्जेंट प्रूफ करें, अगर हम उसको कॉशी प्रूफ कर लें तो वो कन्वर्जेंट प्रूफ हो जाती है। इसी तरह का रिज़ल्ट आज हम बनाने लगे हैं। अगर हमें पता चल जाए कि कोई सीक्वेंस कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो फिर श्योरिटी होती है कि वो कन्वर्जेंट होती है। तो डिफाइन करते हैं कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो है कैसी सीक्वेंस को कहते हैं। अगर किसी सीक्वेंस की हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस उससे पहले वाली दो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस से लेस और इक्वल होना शुरू हो जाए तो ऐसी सीक्वेंस को हम कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कहते हैं। अगर फर्ज करें हमारे पास एक सीक्वेंस है, आप उसकी कंसेक्टिव टर्म्स x2 और x1 के डिफरेंस का मॉडुलस हल करते हैं, आप उससे नेक्स्ट टू कंसेक्टिव टर्म्स x3 और x2 के डिफरेंस का मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं और आप देखते ही हैं कि हर दफ़ा नेक्स्ट कंसेक्टिव टू टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस लेस और इक्वल होता चला जा रहा है। x4 माइनस x3 के डिफरेंस का जो मॉडुलस है वो लेस और इक्वल है x3 माइनस x2 के मॉडुलस से। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सीक्वेंस की हर दो कंसेक्टिव टर्म्स का आपस का जो डिस्टेंस है वो कम होता चला जा रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कहते हैं। ज़रा ऑफिशियली इसको डिफाइन करते हैं और ऑफिशियली डिफाइन करते हुए हम सिर्फ ये नहीं डिफाइन करेंगे कि हर नेक्स्ट कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस यानी उनका डिस्टेंस प्रीवियस दो टर्म्स के डिस्टेंस से कम हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एक नंबर डिफाइन करेंगे कि कितना कम हो रहा है, कितने टाइम्स जो है वो आपस में करीब आ रही हैं। तो डिफाइन करने लगे हैं कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो है हम किसको कहते हैं। इस सीक्वेंस xn है जो रियल नंबर्स की है, हम इसको कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कहेंगे अगर एक रियल नंबर c मिल जाए जो 0 और 1 के दरमियान हो। और इस तरह से मिले हमें कि जब भी हम xn+2 माइनस xn+1 का मॉडुलस लें तो वो लेसर इक्वल टू c टाइम्स xn+1 माइनस xn के मॉडुलस से आ जाए। मैं कह ये रहा था कि हर नेक्स्ट टू टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस प्रीवियस टू टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस से लेसर इक्वल हो, और यहाँ पे डेफिनेशन में हम कह रहे हैं कि वो c टाइम्स लेसर इक्वल हो। c जहाँ पे नंबर है 0 और 1 के इन बिटवीन। जब भी किसी रियल नंबर को 0 और 1 के दरमियान नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर पहले से छोटा हो जाया करता है। तो अगर मैं x2 माइनस x1 का मॉडुलस निकालूंगा और उसे c से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो x2 माइनस x1 के मॉडुलस से लेस हो जाएगा और x3 माइनस x2 का मॉडुलस उस नंबर से भी लेस और इक्वल होगा। और ना सिर्फ ये दो कंसेक्टिव टर्म्स x2 x1 और x3 x2 के दरमियान रिलेशन है, बल्कि ये रिलेशन अगर सेटिस्फाई हो रही हो हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के लिए, यानी xn+2 माइनस xn+1 का मॉडुलस
लेसर इक्वल आ जाए c टाइम्स xn प्लस 1 माइनस xn के मॉडुलस से, और ये बात हर नेचुरल नंबर n के लिए ट्रू हो रही हो, यानी x3 माइनस x2 का मॉडुलस लेसर इक्वल टू c टाइम्स x2 माइनस x1 का मॉडुलस हो, x4 माइनस x3 का मॉडुलस c टाइम्स x3 माइनस x2 का मॉडुलस हो, x5 माइनस x4 का मॉडुलस लेसर इक्वल टू c टाइम्स x4 माइनस x3 का मॉडुलस हो। अगर ऐसा हो रहा हो और जहाँ पे जो नंबर c मिल रहा है आपको वो 0 और 1 के इन बिटवीन कोई नंबर हो, यानी पॉइंट्स वाला नंबर हो, और c से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर x4 माइनस x3 के मॉडुलस से लेस हो जाए, तो हम सीक्वेंस को कहते हैं वो कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। यानी सीक्वेंस की टर्म्स जो हैं वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, सीक्वेंस की जो कंसेक्टिव टर्म्स हैं वो आपस में पहले से ज़्यादा करीब होती चली जा रही हैं, उनका डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। कंट्रैक्टिव सीक्वेंस की डेफिनेशन में ये जो नंबर c मिल रहा है हमें, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ इस नंबर c को हम एक ख़ास नाम देते हैं और हम इसे कहते हैं ये कांस्टेंट ऑफ कंट्रैक्टिविटी है। ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस में कांस्टेंट ऑफ कंट्रैक्टिविटी कहलाता है। एक एग्जांपल देखते हैं ऐसी सीक्वेंस की जो कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। एग्जांपल में हम डिफाइन कर रहे हैं सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को 1 के इक्वल, और उसके बाद हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म की मदद से डिफाइन कर रहे हैं। सीक्वेंस की टर्म नंबर n+1 इक्वल है 1 प्लस हाफ an के, और ये तमाम नेचुरल नंबर के लिए है। यानी आप कह ये सकते हैं कि इस सीक्वेंस की जो टर्म नंबर 2 है वो 1 प्लस हाफ a1 के इक्वल है, और जो टर्म नंबर 3 है वो 1 प्लस हाफ a2 के इक्वल है। इंडक्टिवली हम इस सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं और हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है? उसके लिए हम कंट्रैक्टिव सीक्वेंस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। टर्म नंबर n+2 और टर्म नंबर n+1 के डिफरेंस का मॉडुलस लेंगे और उसको शो करेंगे लेसर इक्वल टू सम नंबर c जो 0 और 1 के इन बिटवीन हो टाइम्स xn+1 माइनस xn का मॉडुलस। तो ड्राइव करते हैं ये वाली इनक्वालिटी, और चूंकि यहाँ पे सीक्वेंस की टर्म्स को उसने an से डिनोट किया है तो हम xn+2 माइनस xn+1 का मॉडुलस कैलकुलेट करने की बजाय an+2 माइनस an+1 का मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे। an+2 माइनस an+1 का मॉडुलस कैलकुलेट करने लगे हैं। an+2 हमें यहाँ से मिलेगी और यहाँ से जो an+2 है वो किसके इक्वल होगी? जो सीक्वेंस की टर्म नंबर an+2 है वो इक्वल होगी 1 प्लस हाफ an+1 के। तो हम यहाँ पर an+2 की जगह 1 प्लस हाफ an+1 लिख लेते हैं, और उसके बाद an+1 की जगह डायरेक्ट यही लिख लेते हैं, यानी 1 प्लस हाफ an। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इस डिफरेंस को सॉल्व करेंगे तो 1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1/2 कॉमन आ सकता है। 1/2 कॉमन आने के बाद an+1 माइनस an का मॉडुलस आ गया। हम बनाना चाह रहे हैं कि an+2 माइनस an+1 का मॉडुलस लेसर इक्वल आ जाए सम नंबर c इंटू an+1 माइनस an का मॉडुलस। क्या ये रिजल्ट बन नहीं गया? लेफ्ट साइड पे an+2 माइनस an+1 का मॉडुलस है, राइट साइड पे c की जगह यहाँ 1/2 है, an+1 माइनस an का मॉडुलस है। हम चाहते थे यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का साइन आए, हमारे पास जो रिजल्ट बना है उसमें इक्वल का साइन बना है। क्या मैं इस इक्वल के साइन को ग्रेटर और इक्वल के साइन से रिप्लेस कर सकता हूँ, या कह लें लेसर इक्वल के साइन से रिप्लेस कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर कहीं लिखा हो कि 2 इक्वल है 1 प्लस 1 के, और अगर मैं इसको लिख दूँ 2 लेसर इक्वल है 1 प्लस 1 के, तो स्टेटमेंट अभी भी ट्रू ही है। इस स्टेटमेंट के ट्रू होने में कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस इक्वल की जगह, क्योंकि रिक्वायरमेंट में मुझे लेसर इक्वल चाहिए था, लेसर इक्वल लिखने लगा हूँ। an+2 माइनस an+1 का मॉडुलस लेसर इक्वल टू हाफ an+1 माइनस an का मॉडुलस प्रूव हो गया। ये इनक्वालिटी बन गई, नंबर c मुझे मिल गया। क्या रिजल्ट निकला इसका? इसका रिजल्ट ये निकला कि ये जो सीक्वेंस इंडक्टिवली डिफाइन की गई है, ये सीक्वेंस एक
कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। सीक्वेंस में कांस्टेंट ऑफ कंट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या है? तो वो नंबर जो यहाँ पर आया है C, यहाँ पे ये जो नंबर हमारे पास है 1/2, ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। हमने डिफाइन की है कंट्रैक्टिव सीक्वेंस, एक ऐसी सीक्वेंस देखी है जो कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बताया था, बेसिकली हम कंट्रैक्टिव सीक्वेंस इसलिए डिफाइन कर रहे हैं कि अगर हमें किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना हो और हम उसे कंट्रैक्टिव प्रूव कर दें तो कन्वर्जेंट प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम हम यही बनाने लगे हैं और हमारे पास थ्योरम ये है कि एवरी कंट्रैक्टिव सीक्वेंस इज कॉशी। हम प्रूव ये करेंगे कि हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कॉशी है और देयरफॉर उससे नतीजा निकलेगा कि वो कन्वर्जेंट है। हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कॉशी हमने प्रूव करना है और उससे रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा कि वो कन्वर्जेंट है। ये रिजल्ट क्यों ड्राइव हो जाएगा? ये रिजल्ट इसलिए ड्राइव हो जाएगा कि हम प्रूव कर चुके हुए हैं कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया क्या था कि अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हो तो वो कन्वर्जेंट होती है इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ कॉशी। अगर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स को हम कॉशी प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाता है कि वो कन्वर्जेंट भी है। तो हम कंट्रैक्टिव सीक्वेंस को कॉशी प्रूफ करने लगे हैं और कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया की वजह से प्रूव हो जाएगा कि वो हमारे पास कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो एक सीक्वेंस लेते हैं जो कंट्रैक्टिव हो और उस सीक्वेंस को हम कॉशी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। कंट्रैक्टिव सीक्वेंस लेंगे तो वो कंट्रैक्टिव की इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगी और हमने उसे कॉशी प्रूफ करना होगा तो हम कॉशी की इस डेफिनेशन को पूरा करेंगे। हम एक सीक्वेंस लेने लगे हैं जो कंट्रैक्टिव हो, यानी जिसके लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करती हो, और हम उसको कॉशी प्रूफ करेंगे। कॉशी प्रूफ करने के लिए हम किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक ऐसा नेचुरल नंबर n0 ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस की हर वो टर्म n और m जिसका नंबर n0 से ग्रेटर और इक्वल है, उनके डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। ये बात हमने प्रूफ करनी है। हम कंट्रैक्टिव सीक्वेंस ले रहे हैं, उसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है और ये वाली इनइक्वालिटी हमने बनानी है। जब हम कॉशी प्रूफ कर लेंगे तो फिर कॉशी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया की वजह से प्रूव ये हो जाएगा कि सीक्वेंस जो है वो हमारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो एक सीक्वेंस ले रहे हैं जो कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। अगर ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है, यानी हमारे पास एक नंबर c एग्जिस्ट कर रहा है 0 और 1 के दरमियान कि xn+2 माइनस xn+1 का मॉडुलस लेसर इक्वल टू c xn+1 माइनस xn के मॉडुलस से है। ये इनइक्वालिटी हमें गिवन है। ये इनइक्वालिटी मैं बनाना चाहता हूँ। इस इनइक्वालिटी के मुताबिक अगर मैं फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 5 से स्टार्ट कर लूँ तो यहाँ पर x7 माइनस x6 का मॉडुलस लेसर इक्वल टू c टाइम्स n को 5 लूँ तो x6 माइनस x5 के मॉडुलस से है। और अगर इस पे फिर एक दफ़ा यही इनइक्वालिटी यूज़ करूँ तो ये लेसर इक्वल होगा c टाइम्स x5 माइनस x4 का मॉडुलस, और एक c पहले से मौजूद है तो ये c स्क्वायर हो जाएगा। इस पे फिर इसी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करूं, एक और c मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लेसर इक्वल टू c क्यूब x4 माइनस x3 हो जाएगा। फिर एक दफ़ा इसी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करूं तो लेसर इक्वल टू c4 x3 माइनस x2 हो जाएगा। एक दफ़ा फिर इसका इस्तेमाल करूं तो लेसर इक्वल टू c5 x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसके बाद मज़ीद कंसेक्टिव टर्म्स मौजूद ही नहीं है, स्मॉलेस्ट कंसेक्टिव टर्म्स x2 और x1 आ गई हैं। तो मेरी फ़िलहाल कोशिश ये है कि जब भी मैं दो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस हल करूं तो मैं उसको चेंज कर सकूं किसी तरह से लेसर इक्वल सम पावर ऑफ c इंटू x2 माइनस x1 का मॉडुलस। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पर ये करने लगा हूँ कि सीक्वेंस की कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस को लेसर इक्वल टू सम पावर ऑफ c इंटू x2 माइनस x1 का मॉडुलस। गौर करें,
जब मैंने n को 5 से स्टार्ट किया था, यहाँ पर x5 प्लस 2 माइनस x5 प्लस 1 के मॉडुलस से स्टार्ट किया था, तो ये लेसर इक्वल टू फाइनली बना है c पावर 5 x2 माइनस x1 के मॉडुलस से। n को 5 से स्टार्ट किया था तो c पावर 5 आई है। अगर मैं इसी इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करूं n की वैल्यू 6 के लिए, n की वैल्यू 7 के लिए, तो यहाँ पर c की पावर 6 और c की पावर 7 आते चले जाएंगे। और अगर मैं जनरली n की वैल्यू n के लिए ही इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पे c पावर n x2 माइनस x1 का मॉडुलस आ जाएगा। तो मैं यही काम करने लगा हूँ, हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस को c पावर इंटू x2 माइनस x1 के मॉडुलस के से लेसर इक्वल प्रूव करने लगा हूँ। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए इसकी सक्सेसिव एप्लीकेशन से कि xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 का मॉडुलस लेसर इक्वल है c xn प्लस 1 माइनस xn के मॉडुलस से। और ये इनक्वालिटी 1 जब इस पे इस्तेमाल करेंगे तो xn माइनस xn माइनस 1 का मॉडुलस आ जाएगा और एक और c आ जाएगा, यानी लेसर इक्वल टू c स्क्वेयर xn माइनस x1 का मॉडुलस। और इसी तरह से जब हम इसको इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट टाइम c क्यूब हो जाएगा इंटू मॉडुलस ऑफ xn माइनस 1 माइनस xn माइनस 2, और फाइनली लास्ट टाइम c पावर n और x2 माइनस x1 का मॉडुलस आ जाएगा। यानी हमारे पास इनक्वालिटी बन गई है कि xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 का मॉडुलस लेसर इक्वल टू c पावर n x2 माइनस x1 का मॉडुलस। ये रिजल्ट मैंने फ़िलहाल बना लिया है। बनाना मैं क्या चाहता हूँ? बनाना मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं सीक्वेंस की कोई सी भी दो टर्म्स लूँ, xn माइनस xm और उनके डिफरेंस का मॉडुलस लूँ xn माइनस xm का मॉडुलस, तो मैं उसको भी लेस देन एप्सिलॉन बनाना चाहता हूँ। फिलहाल मैंने दो कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस को लेसर इक्वल टू c पावर n इंटू x2 माइनस x1 का मॉडुलस बनाया है, लेकिन ये दो कंसेक्टिव टर्म्स की बात हुई है। मैं कोई सी भी दो टर्म्स के डिफरेंस के मॉडुलस को इसी तरह की किसी एक्सप्रेशन से लेसर इक्वल बनाना चाहता हूँ। तो मैं बनाने लगा हूँ इस तरह का रिज़ल्ट, और उसके लिए ले रहे हैं कोई से दो नेचुरल नंबर्स m और n। जब भी हम दो नेचुरल नंबर्स m और n लेंगे तो हम उनमें से किसी एक को दूसरे से ग्रेटर इक्वल ले सकते हैं। सपोज कर लिया हमने कि m जो है वो n से ग्रेटर है और xm माइनस xn का मॉडुलस हल करना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जो रिज़ल्ट इस वक्त मौजूद है वो दो कंसेक्टिव के दरमियान है। इस वक्त मेरे पास m n से बड़ा है, हो सकता है ये कंसेक्टिव हो सकता है ये कंसेक्टिव ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं x9 माइनस x4 के मॉडुलस के लिए रिज़ल्ट बनाना चाहता हूँ, ये दो कंसेक्टिव नहीं हैं, इस्तेमाल मैं इसका करना चाहता हूँ जिसमें कंसेक्टिव हैं। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि x9 के बाद x8 को माइनस और प्लस कर लूँ, x8 के बाद x7 को माइनस और प्लस कर लूँ, x7 के बाद x6 को माइनस और प्लस कर लूँ, x6 के बाद x5 को माइनस और प्लस कर लूँ, और फाइनली ये x4, और इनके अब मैं पेयर्स बना लूँ x9 और x8 के डिफरेंस का, x8 और x7 के डिफरेंस का, x7 और x6 के डिफरेंस का, x6 और x5 के डिफरेंस का, और x5 और x4 के डिफरेंस का। तो ये कंसेक्टिव डिफरेंस बन जाएंगे। यही काम मैं यहाँ करने लगा हूँ। मेरे पास ये जो xm माइनस xn का मॉडुलस है, मैं इसमें कंसेक्टिव टर्म्स के डिफरेंस का मॉडुलस बनाना चाहता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि इसके अंदर xm माइनस 1 को माइनस और प्लस कर लिया, फिर उससे छोटी टर्म नंबर xm माइनस 2 को माइनस और प्लस कर लिया, और सो ऑन करते चले गए। फाइनली xn प्लस 1 को माइनस और प्लस कर लिया, और लास्ट में ये वाली टर्म माइनस xn। अब इन दो को इकट्ठा कर रहा हूँ, इसको और नेक्स्ट टर्म को, इसको और प्रीवियस टर्म को,
और फाइनली इन दो को, और मैं अलग अलग मॉडुलस करने लगा हूँ। क्या मैं अलग अलग मॉडुलस कर सकता हूँ? मेरे पास मौजूद है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, x प्लस वाई के मॉडुलस को लेसर इक्वल किया जा सकता है x मॉडुलस प्लस वाई मॉडुलस। और ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ना सिर्फ मेरे पास मौजूद है, आपके पास भी मौजूद है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको लेसर इक्वल टू xm माइनस 1 का मॉडुलस प्लस xm माइनस 1 माइनस xm माइनस 2 का मॉडुलस, ये नेक्स्ट के साथ मिलेगी, उसको नहीं लिखा, ये प्रीवियस के साथ मिलेगी, उसको नहीं लिखा, सो ऑन, लास्ट में xn प्लस 1 माइनस xn का मॉडुलस। और इस्तेमाल करते हैं 2 का xm माइनस 1 के मॉडुलस को। जब हमने यहाँ पे देखा था xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 का, यहाँ पे c पावर n आया था और फाइनली x2 माइनस x1 आया था। यहाँ पे x की जितनी टर्म नंबर थी c की पावर उससे 2 कम आई थी। जब हम इसी 2 का इस मॉडुलस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो c की पावर इस m से 2 कम आएगी, यानी हमारे पास रिजल्ट आएगा c की पावर m माइनस 2 और x2 माइनस x1 का मॉडुलस। जब इसी 2 का हम इस मॉडुलस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसमें यहाँ टर्म नंबर m माइनस 1 है, तो c की पावर इससे 2 कम, यानी c की पावर m माइनस 3 आ जाएगी, c पावर m माइनस 3 और x2 माइनस x1 का मॉडुलस प्लस सो ऑन। यहाँ पे टर्म नंबर n प्लस 1 है, तो c की पावर इससे 2 कम आएगी, यानी हमारे पास c की पावर n माइनस 1 और x2 माइनस x1 का मॉडुलस आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई किया जाए कि हम x2 माइनस x1 का मॉडुलस जो है इस पूरी इनइक्वालिटी में से कॉमन ले लेते हैं। जब इस पूरी इनइक्वालिटी में से हम x2 माइनस x1 का मॉडुलस कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा c पावर m माइनस 2 प्लस c पावर m माइनस 3 और प्लस सो ऑन c पावर n माइनस 1। xm माइनस xn के मॉडुलस को हमने इससे लेसर इक्वल प्रूव कर दिया है। मैं चाहता ये हूँ कि xm माइनस xn के मॉडुलस को किसी भी एप्सिलॉन से छोटा कर सकूँ। उसके लिए मैं राइट साइड पर एक ज़रा छोटा सा नंबर बनाना चाह रहा हूँ। ये जो सीरीज़ है मेरे पास, मैं इस सीरीज़ को सम करना चाहता हूँ। उसके लिए ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो इस सीरीज़ में से c पावर n माइनस 1 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। जब cm माइनस 2 को cn माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा भला, c पावर m माइनस 2 को c पावर n माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा c पावर m माइनस n और ये प्लस 1 हो जाएगा माइनस n। मेरे पास c पावर m माइनस n माइनस 1 बन जाएगी। और इससे नेक्स्ट टर्म को जब c पावर m माइनस 3 को डिवाइड करूंगा तो c पावर m माइनस n माइनस 2 हो जाएगा। और लास्ट में जब c पावर n माइनस 1 को डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। और ये x2 माइनस x1 का मॉडुलस एज इट इज। क्या मैं इस सीरीज को ऐड कर सकता हूँ? अगर मैं इस सीरीज को इस साइड से लिखना शुरू करूँ तो पहले 1 है, फिर c है, फिर c स्क्वेयर है, सो ऑन, और लास्ट में मेरे पास c की पावर m माइनस n माइनस 1 है। और मैं इस सीरीज को ऐड करना चाहता हूँ। ज़रा याद करें ये कौन सी सीरीज है? जी बिल्कुल सही, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसमें हर नेक्स्ट टर्म एक नंबर c से मल्टीप्लाई होकर बन रही है। अगर आपके पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो और आप उसका सम मालूम करना चाहे, ज्योमेट्रिक सीरीज a1 प्लस a1r प्लस a1r स्क्वेयर हो और इसमें n टर्म्स हों, तो इसके सम का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस वो नंबर r जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी पावर n, अगर n टर्म्स हैं sn, और नीचे 1 माइनस r। ये जो इस वक्त हमारे पास सीरीज़ है 1 प्लस c स्क्वेयर c पावर m माइनस n माइनस 1, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, यानी यहाँ a1 की जगह 1 आ जाएगा, 1 माइनस r, कॉमन रेशो c है, और कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं c की पावर 0 से शुरू हो रहा है। c की पावर 0 से शुरू होकर m माइनस n माइनस 1 तक जा रहा है, तो बेसिकली जो टर्म्स हैं उनकी तादाद m माइनस n है। टर्म्स की तादाद m माइनस n हो गई
और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 माइनस सी आ गया। ये इस सीरीज के सम का आंसर आ गया। लेफ्ट साइड हमारे पास एज इट इज, सी एन माइनस 1 एज इट इज। ये जो सीरीज है इसके सम का आंसर 1 इंटू 1 माइनस सी पावर m माइनस एन ओवर 1 माइनस सी। ये हमने इसको ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के फार्मूले से ऐड कर लिया है। x2 माइनस x1 का मॉडुलस एज इट इज आ गया है। मैं चाहता था इसको हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकूं। मैंने सम करके काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई तो कर लिया है, लेकिन ये हर एप्सिलॉन नहीं है। अभी मैं थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और कर सकता हूँ। मेरे पास जो नंबर c है वो 0 और 1 के दरमियान है, पॉजिटिव नंबर है। c की पावर m माइनस एन भी पॉजिटिव नंबर होगा। 1 में से मैं पॉजिटिव नंबर को माइनस करूँगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा। लेकिन अगर मैं इस 1 माइनस सी पावर m माइनस एन की जगह इससे बड़ा नंबर 1 लिख दूं तो मेरे लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया है, 1 माइनस सी पावर m माइनस एन की जगह, बाकी सारा कुछ एज इट इज रखा है। लेकिन अभी भी ये किसी एप्सिलॉन से छोटा नहीं बना है। ये एक फिक्स नंबर है, लेकिन ये c पावर n माइनस 1 जो है ये n के चेंज होने से बार बार चेंज हो रहा है। अगर ये पूरा कोई एक फिक्स नंबर बन जाता तो हम करते रहे हैं किसी एक फिक्स नंबर से छोटा आ जाए तो फिर हम उसको हर एप्सिलॉन से छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ मेरी कोशिश है कि इसकी जगह जो है यहाँ पे कोई फिक्स नंबर बन जाए। उसके लिए c पावर n माइनस 1 को याद करते हैं, क्या चीज़ है ये। अगर मैं इसमें n को 1 लिखूँ तो सी एन माइनस 1 बेसिकली क्या बन जाएगा 1, n को 2 लिखूं तो c, फिर c स्क्वेयर। ये बेसिकली मेरे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो कन्वर्जेंट हुआ करती है। कब कन्वर्जेंट हुआ करती है? अगर उसकी कॉमन रेशो -1 और 1 के दरमियान हो। यहाँ पे ये जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है जिसकी कॉमन रेशो c है, इसमें c 0 और 1 के दरमियान है, तो ऑब्वियसली -1 और 1 के दरमियान है। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, इसकी कॉमन रेशो 0 और 1 के दरमियान है। ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। और अगर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कॉमन रेशो -1 और 1 के दरमियान हो तो वो 0 को कन्वर्ज किया करती है। यहाँ पे कॉमन रेशो 0 और 1 के दरमियान है, यानी -1 और 1 के दरमियान वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है किसको? 0 को। तो मेरे पास जो यहाँ पे ये वाली सीक्वेंस आ रही है c पावर n माइनस 1 जो हर n के चेंज होने से चेंज हो रही है, ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो मैं इसको हर नंबर से लेसर इक्वल शो कर सकता हूँ। मजीद आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी एक बात और गौर कर लेते हैं कि मुझे अगर इसको हर नंबर से लेस शो करना है इसके कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल करके, तो मुझे इस साथ वाले नंबर का भी इस्तेमाल करना है और उसके लिए मुझे इस नंबर का रेसिप्रोकल लेना होगा। लेकिन इस नंबर का रेसिप्रोकल मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, डिपेंड करता है इस बात पे कि x2 माइनस x1 का मॉडुलस नॉन ज़ीरो है या ज़ीरो है। अगर तो x2 माइनस x1 का मॉडुलस ज़ीरो है फिर तो इसका रेसिप्रोकल लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर x2 माइनस x1 का मॉडुलस ज़ीरो है तो xm माइनस xn का मॉडुलस लेसर इक्वल टू 0, और जो नंबर लेसर इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा है। फिर तो ये कॉशी प्रूव हो गई है, जो कॉशी की कंडीशन होती है वो फुलफिल हो रही है। लेकिन अगर ये 0 नहीं है तो फिर मुझे करना है। तो अगर x2 माइनस x1 का मॉडुलस 0 है तो फिर xm माइनस xn का मॉडुलस 0 से लेसर इक्वल, तो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से लेसर इक्वल। कॉशी की कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है और ये सीक्वेंस कॉशी सीक्वेंस है। और हम आगे बढ़ने लगे हैं, अगर x2 माइनस x1 का मॉडुलस नॉन ज़ीरो हो तो हम सपोज कर रहे हैं कि x2 माइनस x1 का मॉडुलस अगर 0 नहीं है तो क्या होगा। इस्तेमाल करना है मुझे इस c के कन्वर्जेंट होने का और मुझे बनाना है ये रिजल्ट। ये रिजल्ट बनाने के लिए मुझे कोई सा भी एप्सिलॉन लेकर ये रिजल्ट बनाना है। तो सबसे पहले तो मैं ले रहा हूँ कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन के। फर्ज करें मुझे पॉजिटिव एप्सिलॉन दे दिया गया है। इस्तेमाल मैंने अब करना है c की पावर n माइनस 1 के कन्वर्जेंट होने का। चूँकि c 0 और 1 के दरमियान है इसलिए c पावर n माइनस 1 एक कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ये 0 को कन्वर्ज कर रही है। ज़रा याद कर लेते हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है। कोई सीक्वेंस
xn अगर x को कन्वर्ट करे तो xn माइनस x का मॉडुलस हर एप्सिलॉन से लेस है। मेरे पास जो सीक्वेंस है Cn माइनस 1 ये 0 को कन्वर्ट कर रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। Cn माइनस 1 माइनस 0 का मॉडुलस जो है वो हर पॉजिटिव एप्सिलॉन से छोटा होगा। हर पॉजिटिव एप्सिलॉन की दफ़ा मैं एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढ सकूंगा कि जब भी मैं n को ग्रेटर और इक्वल टू n नॉट लूँगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। इस बात का मैंने इस्तेमाल करना है और फाइनली मुझे xm माइनस xn के मॉडुलस को एप्सिलॉन से छोटा शो करना है। Cn माइनस 1 माइनस 0 के मॉडुलस को या कह लें C पावर n माइनस 1 को मैं हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी मदद से xm माइनस xn के मॉडुलस को यानी इस नंबर को हर एप्सिलॉन से छोटा करना चाहता हूँ। तो ऐसा करता हूँ मैं, इस तरह का काम हम पहले भी करते रहे हैं। क्योंकि मैं Cn माइनस 1 को हर एप्सिलॉन से छोटा कर सकता हूँ तो मैं Cn माइनस 1 को एप्सिलॉन और इसके रेसिप्रोकल से छोटा ले लेता हूँ, यानी एप्सिलॉन टाइम्स 1 माइनस c ओवर x2 माइनस x1 का मॉडुलस। तो Cn माइनस 1 के कन्वर्जेंट होने का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं इसके कन्वर्जेंट होने की दफ़ा एप्सिलॉन इंटू 1 माइनस c ओवर x2 माइनस x1 के मॉडुलस को एप्सिलॉन के तौर पे कंसिडर कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर। एप्सिलॉन तो हमने पॉजिटिव लिया है, 1 माइनस c पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि हमारा जो नंबर c है वो 0 और 1 के इन बिटवीन है। अगर c 0 और 1 के इन बिटवीन है तो 1 माइनस c क्या है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। नीचे x2 माइनस x1 का मॉडुलस हमने कहा है 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर मॉडुलस है पॉजिटिव है, तो मजमूई तौर पे ये नंबर पॉजिटिव है। इसको एप्सिलॉन लेते हुए c पावर n माइनस 1 को कन्वर्जेंट लेते हुए इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाएगा कि Cn माइनस 1 माइनस 0 का मॉडुलस इस एप्सिलॉन से लेस होगा जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट हो। लेफ्ट साइड पे मॉडुलस डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि c जो है वो 0 और 1 के दरमियान पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर n माइनस 1 भी पॉजिटिव नंबर है। यहाँ से Cn माइनस 1 इससे लेस है और एप्सिलॉन के अलावा बाकी दो नंबर्स को इधर ले आएँ तो x2 माइनस x1 का मॉडुलस ऊपर और 1 माइनस c नीचे आ गया। c पावर n माइनस 1 इंटू x2 माइनस x1 का मॉडुलस ओवर 1 माइनस c। यही एक्सप्रेशन जो इनइक्वालिटी 3 की राइट साइड पर थी ये हर एप्सिलॉन से छोटी हो गई जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट लें। और xm माइनस xn का मॉडुलस इससे लेसर इक्वल है, ये हर एप्सिलॉन से लेसर इक्वल है। दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लें तो हमारे पास xm माइनस xn का मॉडुलस लेस देन हो गया एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। प्रूव हो गया सीक्वेंस कॉशी है। जी बिल्कुल, कॉशी सीक्वेंस की डेफिनेशन फुलफिल हो गई। कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लिया था, हमने एक नेचुरल नंबर n नॉट ढूंढ लिया कि xm माइनस xn का मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन से। प्रूव हो गया कि ये सीक्वेंस जो है हमारे पास कॉशी सीक्वेंस है और बात ख़त्म हो गई। जी बिल्कुल, बात ख़त्म हो गई। हमें मालूम है कि हर कॉशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब है ये जो सीक्वेंस xn है ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। एक सीक्वेंस हमने xn ली जो कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस थी, हमने उसको कॉशी प्रूव किया और फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आइंदा से आपने याद रखना है कि हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस जो है वो कॉशी यानी कन्वर्जेंट हुआ करती है। एक एग्जांपल करने लगे हैं और एग्जांपल ये है कि एक सीक्वेंस जो है वो हमें इंडक्टिव वे में डिफ़ाइन की गई है जिसकी फर्स्ट टर्म x1 2 के इक्वल है और उसके बाद कोई सी भी नेक्स्ट टर्म xn प्लस 1 कैलकुलेट की जा सकती है 2 प्लस 1 ओवर xn के फार्मूले से। और हमने शो ये करना है कि ये सीक्वेंस कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। अगर हमने शो कर दिया कि ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो प्रूव हो जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है। और दूसरा काम हमने ये करना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड आउट करनी है। याद कर लेते हैं कि कंट्रैक्टिव सीक्वेंस क्या होती है। हमें इस तरह का रिज़ल्ट बनाना है तो कोशिश करते हैं इस तरह का रिज़ल्ट बनाने की। हम xn प्लस 2 माइनस xn प्लस 1 का मॉडुलस लेते हैं। xn प्लस 2 की जगह यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1 ओवर
xn+1 और xn+1 की जगह हम 2 + 1/xn लिख सकते हैं। जब इनको माइनस करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 1/xn+1 - 1/xn का मॉडुलस आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा रिजल्ट बनाना चाहते हैं, राइट साइड पे न्यूमरेटर में xn+1 - xn का मॉडुलस और साथ में कोई नंबर c जो 0 और 1 के इन बिटवीन हो। उसके लिए राइट साइड पर एलसीएम ले लेते हैं, xn × xn+1 और ऊपर xn - xn+1 आ गया। मॉडुलस को प्रोडक्ट में हम अलग अलग कर सकते हैं, ऊपर का मॉडुलस अलग ले लेते हैं, डिनोमिनेटर का मॉडुलस अलग ले लेते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में xn और xn+1 का मॉडुलस लेने की ज़रूरत नहीं है। xn को बाहर मैंने 1/xn लिख लिया, डिनोमिनेटर वाले xn+1 को बाहर मॉडुलस के 1/xn+1 लिख लिया और xn+1 - xn का मॉडुलस के अंदर मैं a - b लिखूं या b - a लिखूं, एक ही बात है। हम यहाँ पर एक नंबर c लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल नंबर c नहीं आया है, बल्कि xn टर्म का रेसिप्रोकल और टर्म नंबर n+1 का रेसिप्रोकल आया है। क्या ये जो फार्मूला हमें दिया हुआ है कि xn+1 इक्वल है 2 + 1/xn के, इसकी मदद से आप कोई xn के बारे में गेस कर सकते हैं कि वो किस तरह की टर्म्स हैं। जब हमें गिवन ये है कि xn+ इक्वल है 2 + 1/xn के, तो आप और ये कर सकते हैं कि xn+2 निकालते हुए 2 में कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, उसके बाद सेकंड टर्म अगर यहाँ पे n को 1 लिखेंगे तो x2 इक्वल आ जाएगा 2 + 1/x1। ये जो नंबर ऐड हो रहा है 2 में, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है x2 जो है वो 2 से बड़ी है। इस तरह से जब x3 कैलकुलेट करेंगे तो उसमें भी 2 में कुछ नंबर ऐड होगा, यानी हमारे पास सीक्वेंस की जो हर टर्म है वो > 2 है। x1 एग्जैक्टली 2 है, उसके बाद वाली टर्म्स 2 से > हैं, तो 1/xn क्या होगा, इसमें रेसिप्रोकल कर लेते हैं। xn पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, रेसिप्रोकल किया जा सकता है, लेकिन रेसिप्रोकल करने पे 1/xn > 1/2 हो जाएगा। 1/xn > 1/2 और 1/xn+1 के बारे में क्या ख्याल है, ये हर n के लिए है। अगर हर n के लिए है तो n+1 के लिए भी है, यानी 1/xn+1 जो है वो भी हमारे पास > 1/2 होगा। तो चूंकि इस डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो xn है वो > 2 है, तो 1/xn > 1/2 है, बल्कि 1/xn+1 भी > 1/2 है। इसकी जगह बड़ा नंबर 1/2, इसकी जगह > नंबर 1/2 लिख लें तो राइट साइड हमारे पास > हो जाएगी और 1/2 × 1/2 1/4 हो जाएगा। हमारे पास जो xn+2 - xn+1 का मॉडुलस है वो > 1/4 xn+1 - xn के मॉडुलस के आ गया। इसी तरह की एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे थे जी, बिल्कुल इसी तरह की एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे थे। यहाँ पे कोई नंबर c लाना चाह रहे थे, वो नंबर c यहाँ पे 1/4 आ गया। c ऐसा नंबर होना चाहिए था जो 0 और 1 के दरमियान हो। ठीक है, ये 1/4 0 और 1 के दरमियान है। इस एक्सप्रेशन में जो सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफ़िल हो गई हैं, इस तरह की एक्सप्रेशन बन गई है। और इस तरह की एक्सप्रेशन अगर हर n के लिए बन जाए तो उसका मतलब होता है सीक्वेंस जो है वो कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। यहाँ से रिजल्ट निकल आया कि हमारे पास जो xn सीक्वेंस है ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है। नेक्स्ट काम अब ये करना है कि हमने इसकी लिमिट हल करना है। चूंकि ये कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है और हमें मालूम है कि हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट मालूम करना है। सपोज कर लेते हैं कि इसकी लिमिट का आंसर जो है वो x है। इससे पहले भी ऐसी सीक्वेंसेस जो हमें इंडक्टिवली डिफाइन थी, उनके अंदर अगर हमें पता चल जाता था कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस की लिमिट सपोज कर लिया करते थे और उस फार्मूले के अंदर जो हमें गिवन होता था उसमें लिमिट लेकर और लिमिट की जगह वो नंबर पुट करके जो हम सपोज करते थे लिमिट हल कर लिया करते थे। यहाँ हमने सपोज कर लिया है कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो x है और ये फार्मूला हमें दिया हुआ है। अगर मैं इसमें दोनों साइड्स पर लिमिट ले लूँ तो हमारे पास बन जाएगा
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn प्लस 1, 2 की और 1 की लिमिट लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट साइड पे सिर्फ xn की लिमिट आ गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn। एक बात आप देख सकते हैं कि जो x लिमिट है ये 0 नहीं होगी। क्यों भला? क्योंकि हम यहाँ से इस डेफिनेशन से ये ड्राइव कर चुके हैं कि xn हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 2 है। अगर xn ग्रेटर और इक्वल टू 2 है तो इसकी लिमिट भी ग्रेटर और इक्वल टू 2 ही होगी। तो ये जो लिमिट है ये नॉन ज़ीरो है, ये डिनोमिनेटर में भी ली जा सकती है। और याद करें, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, उसकी n टर्म की लिमिट x हो, तो उसकी n+1 टर्म की लिमिट क्या होगी? उसकी n+1 टर्म की लिमिट भी x ही होगी। इसकी लिमिट भी x हो गई, इसकी लिमिट भी x हो गई, तो मेरे पास इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू 2 + 1/x। ये जो मेरे पास इक्वेशन बन गई है, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व करना है और इसमें से x की वैल्यू मालूम करना है। बहुत आसान बात है। ऐसा करते हैं, x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर x², इधर 2x, इधर +1 आ गया, 2x और 1 को लेफ्ट पर ले जाते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू 1 है, b की -2 और c की -1, और क्वाड्रेटिक फार्मूले के मुताबिक आंसर आ जाएगा -b + -b² - 4ac/2a। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल आ गया 2 + -2, 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये स्क्वायर रूट में 8 बन जाएगा, जिसको 2 × 2 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ। 2 कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1 + -2 का स्क्वायर रूट, यानी x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। x की वैल्यू हमारे पास या तो है 1 + 2 का स्क्वायर रूट या है 1 - 2 का स्क्वायर रूट। एक बात हम पहले डिसाइड कर चुके हैं, चूँकि सीक्वेंस की हर टर्म जो है ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, तो इसकी जो लिमिट है वो भी ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, नेगेटिव नहीं हो सकती। यहाँ पे जो दो पॉसिबल आंसर आए हैं उनमें से ये नेगेटिव आंसर है, ये पॉजिटिव आंसर है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये 2 से ग्रेटर और इक्वल है और हमारा आंसर भी 2 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए था, यानी ये पॉसिबल वैल्यू नहीं है और ये पॉसिबल वैल्यू है। चूंकि xn ग्रेटर और इक्वल टू 2 है ऑल n के लिए, इसलिए x का आंसर भी ग्रेटर और इक्वल टू 2 होना चाहिए, और इसका मतलब है ये आंसर पॉसिबल नहीं है। यही इसकी लिमिट का आंसर है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn का आंसर 1 + 2 का स्क्वायर रूट आ गया। हमें एक सीक्वेंस इंडक्टिवली डिफाइन की गई थी, हमने प्रूव किया कि वो सीक्वेंस कंट्रैक्टिव सीक्वेंस है, और कंट्रैक्टिव सीक्वेंस प्रूव होने से ये प्रूव हो गया कि वो कन्वर्जेंट है, और हमने उसकी लिमिट अज्यूम कर ली कि x है, और फिर हमने उस लिमिट को कैलकुलेट भी कर लिया। आज हमने कंट्रैक्टिव सीक्वेंस डिफाइन की है और प्रूव ये किया है कि हर कंट्रैक्टिव सीक्वेंस कॉची और हैंस कन्वर्जेंट हुआ करती है, और फिर एक एग्जांपल की है जिसमें हमें एक सीक्वेंस दी गई थी, हमने उसको कंट्रैक्टिव प्रूव किया और उससे नतीजा निकला कि वो कन्वर्जेंट है, और फिर हमने उसकी लिमिट भी कैलकुलेट की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में।